हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज और वो जगह जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है वर्ल्ड ओवर। इंपॉर्टेंट लोकेशंस को रिवाइज करेंगे, उनको आपको मैप पे कैसे मार्क करना है ये भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे इनको याद करने का कोई तरीका जिससे आप उनको मैप पर इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। तो अगर प्रीलिम्स में इससे जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, कोई भी लोकेशन पूछी जाती है तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओ और रीजन्स को भी समझ पाओ। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ जो हमें लेके जाएगा अफ्रीका में एक लेक के पास, जिसे एक का नाम है लेक करीबा। पहला मन में सवाल आता है, लेक करीबा किसके करीब? लेक करीबा किसके करीब है? तो लेक करीबा साउथ अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के आसपास है। यहां पर बहुत भयंकर सूखा हो चुका है, हाल इतना खराब है कि यहां पर केवल 13% कैपेसिटी पे अभी ये लेक चल रही है। जितना पानी होना चाहिए उसका 13%। तो इसका मतलब आसपास का जो इलाका है वहां पे लाइवलीहुड, वहां पे जीवन बहुत मुश्किल हो चुका है। तो पहली बात, ये कहां पर लोकेटेड है? ठीक है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। अब देखो, आपको पहली बात तो अफ्रीका में लोकेशंस याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले समझेंगे इसको याद कैसे करना है। अफ्रीका में हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ो जो आपको आसानी से याद हो सके। आप अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को देख रहे हो, इसमें आपको यहां हॉर्न दिख रही, सींग, ये कौन सा देश है? इसको याद करना सबसे आसान है, इट इज सोमालिया। ठीक है, नीचे जब आप आते हो सबसे लास्ट इसके जो कंट्री है वो है यहां पर साउथ अफ्रीका। तो आपको ये दो देश याद रखने हैं, साउथ अफ्रीका, सोमालिया, और ये टूटा हुआ आइलैंड है मेडागास्कर। मेडागास्कर के ठीक सामने कोई कंट्री है तो उसका नाम है मोजाम्बिक। ठीक, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेक की जो कहां पर है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। हमें पता है कि सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका से आप ऊपर जाते हो तो आपको मिलता है जिम्बाब्वे और उसके ऊपर आता है जाम्बिया। यानी यहां से आप ऊपर जाओगे तो यह है जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे से ऊपर है जाम्बिया। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी है, जांजिबार रिवर, तो यहीं पर है। अब आपको करना क्या है? मैप पे जाना है और सबसे पहला काम करना है, साउथ अफ्रीका, इधर जिम्बाब्वे, ऊपर जाम्बिया, यहां पर आपको लेक करीबा मार्क कर लेना है। लेक करीबा न्यूज में है। ठीक है, तो करीबा कहां पर है? जाम्बिया जिम्बाब्वे। देखो ये करीबा है, जाम्बिया जिम्बाब्वे इसके इसमें शेयर हो रहा है ये इस इलाके में। तो ये है लेक करीबा। लेकिन सिर्फ एक लेक की बात नहीं है, यहां पर कई सारी लेक्स हैं। करीबा को याद करने का एक और तरीका है, साउथ अफ्रीका हमें याद रहता है सबसे नीचे है। साउथ अफ्रीका के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको कुछ देश मिलते हैं, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और ऊपर जाम्बिया। इंपॉर्टेंट चीज, जिम्बाब्वे इज ऑल्सो यहां जस्ट करीबा के आसपास शेयर हो रही है। ठीक है, तो बोत्सवाना और इधर नामीबिया। तो अगर आपको मैं अफ्रीका का मैप अब दिखाऊं तो आप इजीली कह सकते हो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, और यहां तो हमें पता है मेडागास्कर। इसकी ठीक उल्टी कौन सी कंट्री है? मेडागास्कर की ठीक उल्टी कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक। तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, और इसके अंदर दो कंट्रीज हैं, दो ऐसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही सिचुएटेड है। एक है लेसोतो, आपको मुझे बताना है दो देश ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है। एक है लेसोतो और दूसरा कौन सा नाम है इसका? दो छोटे छोटे गोले जो दिख रहे हैं आपको, इट इज स्वाजीलैंड। तो आपको इस तरह से ना, जब भी आपको रीजन पढ़ो तो उसमें उस कंट्री को एक रेफरेंस पॉइंट बनाओ। यहां से इजी रेफरेंस पॉइंट आपको साउथ अफ्रीका मिल सकता है, मेडागास्कर मिल सकता है, सोमालिया मिल सकता है, और अगर आप इधर आ जाओ ऊपर की तरफ तो यहाँ इजिप्ट सबसे इजी है आइडेंटिफाई करना। तो आप इजिप्ट के आसपास कौन सी कंट्री है? कीनिया कहां पर है? जैसे लेक विक्टोरिया एक इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी हमें दिखती है। लेक विक्टोरिया असल में तीन देशों के बीच में है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया के बीच में। तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। वहां से आपको लेक विक्टोरिया दिख जाएगी। ये भी आप रेफरेंस ले सकते हो कि इसके आसपास की लेक्स, इस एक लेक को याद करके आप बाकी के आसपास की कंट्रीज और उन लेक्स का नाम याद रख सकते हो। तो अभी जिस लेक की बात कर रहे हैं वो करीबा लेक है। कहां पर है? किसके करीब है? इट्स ऑन जिम्बाब्वे एंड जाम्बियाज बॉर्डर। इसको अगर अच्छे से डिफाइन करना, यहां से देख लो, जाम्बेजी रिवर भी जाम्बिया में बहती है, उसी के पास लेक करीबा है। बहुत बुरा हाल हो रखा है अभी इसका। यहां आसपास ही विक्टोरिया फॉल्स है जो काफी प्रचलित है। तो इस तरह याद रखो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, उधर मेडागास्कर मिल जाएगा, मेडागास्कर है टूटा हुआ, सामने मोजाम्बिक है। तो इस तरह एक रीजन वाइज अगर आप याद करो तो कंट्रीज, लोकेशंस आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ऊपर जाएंगे तो युगांडा, कीनिया, तंजानिया, उसके बीच में लेक विक्टोरिया, और ऊपर और जाओ तो लेक तंगीरिया। तो इस तरह ना आप लेकों को याद कर सकते। तुर्कानिया यहां पर आपको मिल जाएगा, विक्टोरिया, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू रवांडा और डीआरसी के बीच में है। तो जब भी आपको लेक्स याद करनी है, ऑलवेज फाइंड अ रेफरेंस पॉइंट, उसके हिसाब से याद करते। तो एक लेक तो हमने अभी देख ली जो न्यूज में है, विच वाज करीबा। किसके करीब? जाम्बिया जिम्बाब्वे। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू। प्रीलिम्स आने वाला है और बहुत लोगों की दिक्कत ये होती है कि उन्हें प्रैक्टिस थोड़ी उनकी छूट जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस
इनफ, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। सो आपके लिए 2 प्रोग्राम हमारे जो पहले भी काफी सक्सेसफुल हुए थे वो दोबारा लॉन्च हो चुके हैं। आरपीपी 2.0 यानी रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस और लाइव वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे टेस्ट के। सीसेट और जीएस के फुल लेंथ टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। यहां पर आपको खास बात है कि मेंटरशिप का एक वेबिनार भी होगा, तो आपकी जो डाउट्स हैं वो भी आप वेबिनार के थ्रू, मेंटरशिप के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस में उपलब्ध है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में भी मिल जाएगा। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं और ये केवल 3,999 रुपए से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आरपीपी इज अ प्राइमरी, इट्स अ रिगरस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उसकी डिस्कशन देखनी है, फुल लेंथ टेस्ट, उसकी डिस्कशन, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड हो रही है, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंदर। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ रिवाइज कर सकते हो, अपने डाउट्स वेबिनार में पूछ सकते हो मेंटोर से, ताकि आपकी दिक्कतें भी रिजॉल्व हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रिपरेशन में कुछ इससे छूट रहे हैं, अपने आपको अपडेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा पावर प्रेप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है 2025 के लिए 2.0। अगेन इट्स अ प्रीलिम्स कैश कोर्स प्लस रिगरस प्रैक्टिस। तो यहां आपको प्रैक्टिस तो करवाई ही जाएगी, साथ में आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड होंगे प्रीलिम्स स्पेसिफिक, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी वेबिनार के थ्रू, प्लस आपको डेली प्रैक्टिस क्लासेस, मेंटरशिप वेबिनार और जीएस और सीसेट के टेस्ट भी मिलेंगे सेक्शनल फुल लेंथ। तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्लस आपको क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा है। इट इज प्रीलिम्स पावर प्रेप। ये जो है इंग्लिश में उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, 7,999 से स्टार्ट है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं। सो दीज आर 2 कोर्सेज, इफ यू वांट टू जॉइन देन यू कैन जॉइन पावर प्रेप एंड आरपीपी। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी अगली लोकेशन के बारे में, जो हमें लेके जाएगा साउथ चाइना सी में। अब साउथ चाइना सी की जब हम बात करें तो पहला सवाल आपके मन में होना चाहिए कि साउथ चाइना सी है कहां पर। बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्या विवाद है। साउथ चाइना सी के आसपास जो विवाद है वो है 9 डैश लाइन को लेके। 9 डैश लाइन क्या चीज है? तो चाइना को ऐसा लगता है कि जो भी इलाके हैं उसके आसपास वो सारे उसके कंट्रोल में होने चाहिए। अगर आप देखो, ये चाइना, ये कंबोडिया, लाओस, म्यांमार अलग अलग देश हैं। तो इंटरनेशनली एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि अगर ये इंडिया का मैप है तो इंडिया के जो मैरीटाइम बाउंड्री है यहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी इलाका है वो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, EEZ। यानी केवल यहां भारत खनन कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, रिसोर्सेज को निकाल सकता है। उसके बाद का रीजन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर आता है। उसके अंदर आपको खनन करना है, कोई काम करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक ही आपका इलाका होता है, उसके बाद का इलाका इंटरनेशनल वाटर्स माना जाता है। तो हर देश ये मानता है, पर चाइना कहता नहीं, हम नहीं मानते, पूरा साउथ चाइना सी ही हमारा है। तो साउथ चाइना सी का जो पूरा रीजन है, अब सोचो कितनी सारी कंट्रीज हैं, सब अपना अपना क्लेम यहां करेंगी। चाइना कहेगा नहीं भाई, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही हमारा है। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, जहां कुछ आइलैंड्स हैं। चाइना कहता है कि यहां पर एक 9 डैश लाइन वो ऐसा ड्रॉ करता है और कहता है इस लाइन के हिसाब से इसके अंदर जितने भी आइलैंड हैं सब हमारे हैं, किसी का कोई इलाका यहां पे नहीं है। तो यहां पे स्पार्टली और पैरासिल 2 आइलैंड्स हैं जो बहुत विवादित हैं। स्कारबोग शोल, स्पार्टली आइलैंड, पैरासिल आइलैंड। और पैरासिल आइलैंड में ही एक जगह है, एक आइलैंड है खासतौर पे जो रिसेंटली न्यूज में आया है, उसका नाम है ट्रिटॉन आइलैंड। ट्रिटॉन आइलैंड पैरासिल आइलैंड का ही नीचे एक सब पार्ट है, ये लगातार न्यूज में आ रहा है। तो ट्रिटॉन आइलैंड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, इट्स वेरी मच इन न्यूज। तो ट्रिटॉन आइलैंड आपको याद रखना है, कहां पर है? साउथ चाइना सी में। यहां पर क्या हो रहा है, चाइना करता क्या है, हर जगह आइलैंड बिल्ड करना स्टार्ट करता है, नकली वाले। अगर उसका देखो, जैसे इंडिया यहां मैप है, ठीक है, यहां पर इंडिया के अंडमान निकोबार आ गए या जो भी आइलैंड है, तो ये आइलैंड की वजह से भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा यहां से नहीं बल्कि यहां से कैलकुलेट होगा। यहां से लेके यहां तक जो 200 नॉटिकल माइल है वो भारत का हो गया। अब चाइना क्या करता है, चाइना और ज्यादा वहां पर अपने नकली आइलैंड बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है, या फिर कई जगह फैसिलिटीज बिल्ड करना स्टार्ट करता है, उसको मिलिटराइज करना स्टार्ट करता है। तो कुछ ऐसा ही वो साउथ चाइना सी में कर रहा है। तो पैरासिल आइलैंड का ही एक पार्ट है। कौन सा आइलैंड? ट्रिटॉन आइलैंड, जो लगातार न्यूज में आपसे पूछा जाए ट्रिटॉन कहां पर है, तो वो साउथ चाइना सी में है। विवाद किसके किसके पीछे ट्रिटॉन को लेकर? इट्स बिटवीन चाइना, वियतनाम एंड ताइवान। ये आपको ये वो इलाका है जहां पर ट्रिटॉन आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसको लेकर विवाद है। और भी स्पार्टली के आसपास भी विवाद है, बहुत सारे मिस्चीफ रीफ हैं, अलग अलग रीफ्स पे विवाद है, पर अभी जो न्यूज में है वो है ट्रिटॉन आइलैंड। ठीक, इज इट क्लियर टू यू वेयर इज ट्रिटॉन? साउथ चाइना सी, पैरासिल आइलैंड का ग्रुप, उसमें ही ट्रिटॉन आइलैंड एक ग्रुप है, एक आइलैंड है जिसके ऊपर रिसेंट विवाद है, जहां चाइना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को पुश कर रहा है। सो इज इट क्लियर वेयर इज साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी की तरफ अगर हमें जाना है तो सिंपल सी कहानी है, आप इंडिया से चले, म्यांमार बॉर्डरिंग कंट्री है, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहां पर आ गया वियतनाम, वियतनाम के पास यहां पर पैरासिल आइलैंड है। नीचे की तरफ अगर आप रहे हो तो आपको मिलता है स्कारबोग शोल
और स्पार्टली आइलैंड। तो पैरासेल में ही ट्रिटॉन है जिसको लेकर अभी विवाद है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं। ट्रिटॉन के बाद अगला आइलैंड है या अगला ग्रुप है जो लोकेशन न्यूज में, वो है सोलोमन आइलैंड्स। अब सोलोमन आइलैंड्स में क्या विवाद है? सोलोमन आइलैंड्स में असल में ये वो इलाका है जो एक कह सकते हैं लो लेइंग इलाका है, समुद्र में एक आइलैंड है जिसके आसपास दुनिया का सबसे बड़ा रीफ मिला है। तो ये रीफ खोजी गई है सोलोमन आइलैंड के पास। तो पहली बात, सोलोमन आइलैंड कहां पर है? तो पैसिफिक आइलैंड का एक पार्ट है ये। सोलोमन आइलैंड की लोकेशन देखते हैं कहां पर है। सोलोमन आपको याद रह पाए ताकि वी आर डिस्कसिंग सोलोमन आइलैंड्स, आपको ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको यहां सोलोमन आइलैंड्स दिखाई देगा। इसको एक और मैप से देखने की कोशिश करते हैं। यहां देख रहे हो, यहां पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, साउथ चाइना सी की बात कर रहा हूं, साउथ चाइना सी, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। तो जो पापुआ न्यू गिनी यहां आपको दिख रहा है कोने में, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी जो दिख रहा है उसके बाद आता है सोलोमन आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया से ठीक ऊपर इन साउथ पैसिफिक। दिस इज सोलोमन आइलैंड। यहां पर मिला है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल, ठीक है। कहां पर? सोलोमन आइलैंड। कहां पर लोकेटेड है? इन द साउथ पैसिफिक, अबव ऑस्ट्रेलिया, बिहाइंड पापुआ न्यू गिनी। तो ये आपको पापुआ न्यू गिनी के बाद यहां पर आपको सोलोमन आइलैंड दिखता है। दैट इज योर लोकेशन ऑफ सोलोमन आइलैंड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मार्क दैट लोकेशन इन योर मैप, ठीक है। नाउ कहां? ये रहा सोलोमन आइलैंड। आप इजीली इसको मार्क कर सकते हो जब आप अपना मैप मार्क कर रहे हो। हमने एक लेक की बात करी, हमने बात करी कुछ कंट्रीज की, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, कहां कहां पर है वो। वी डिस्कस एन आइलैंड इन साउथ चाइना सी, पैरासेल, स्पार्टली। उसमें एक स्पेसिफिक आइलैंड की बात की है, क्या नाम था उस आइलैंड का? सोलोमन में क्या मिला? लार्जेस्ट रीफ मिला। सोलोमन कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया से ऊपर, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अगली न्यूज पे आते हैं। अगली न्यूज का जो नाम है वो है एक ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन तो दुनिया भर में कहीं भी हो सकती है, लेकिन असल में ब्लू लाइन न्यूज में इसलिए आई क्योंकि जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, उसमें और इजराइल के बीच में एक कह सकते हैं सीज फायर हुआ है। तो पहले भी एक सीज फायर हुआ करती थी, उसी के तहत उसमें एक लाइन थी ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन एक बॉर्डर था इजराइल और लेबनान की फोर्सेस के बीच में। लेबनान की फोर्सेस क्या कह सकते हैं, हिजबुल्लाह की फोर्सेस के बीच में। इसका प्राइमरी पर्पस था इजराइल को लेबनान से बाहर निकालना, जो लगभग उन्होंने 18 साल तक कब्जा करके रखा था एक हिस्से पर लेबनान के, वहां से। तो जरा इसको डिटेल से देखो, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मैप में आपको इजराइल दिखता है, देखो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये इजराइल है, ठीक। इसको पहचानना बहुत आसान है, मेडिटेरियन सी से आप आ गए इजराइल। इजराइल के ठीक ऊपर ये कंट्री है लेबनान। अब लेबनान एक ऐसा देश है जहां पर 3 धर्म के लोग या 3 ग्रुप्स के लोग बराबरी पॉपुलेशन में रहते हैं। शिया भी यहाँ 33% के आसपास है, सुन्नी भी 30% के आसपास है, क्रिश्चियंस भी 30% के आसपास है। तो यहाँ का पावर बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। यहाँ की जो आर्म फोर्सेज है उसका नाम है लेबनान आर्म फोर्सेस। लेकिन लेबनान आर्म फोर्सेस यहाँ की सबसे बड़ी आर्मी नहीं है। असल में यहाँ की सबसे बड़ी आर्म्ड कोई ग्रुप है तो उसका नाम है हिजबुल्लाह। लेबनान में एक ग्रुप एक्टिव है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटेंट ग्रुप था। इस ग्रुप की खास बात यह है कि इजराइल से बहुत लड़ता है और इसको ईरान का सपोर्ट मिलता है। तो ये वहां की आर्मी नहीं है, ये वहां का एक मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान का। इस ग्रुप ने बहुत हिस्सों पर, जो यहाँ इजराइल के आसपास का रीजन है सदर्न लेबनान, यहाँ पर कब्जा जमा के रखा हुआ है। यहाँ से ये बार बार इजराइल के साथ लड़ाई लड़ता है। जब भी इजराइल को मौका मिलता है पीछे धकेलने का इसका काम ये करता आया है। तो काफी समय तक इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके रखा था। क्या कारण था? इजराइल का कहना था कि यहाँ जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या जो कुछ मिलिटेंट है वो वेस्ट बैंक से निकल के जाके छुपे हुए हैं लेबनान में और वहां से हमारे ऊपर हमला करते हैं, इसलिए इस इलाके को हमें सिक्योर करना पड़ेगा। तो इजराइल ने लेबनान के एक हिस्से पे कब्जा करके रखा हुआ था काफी टाइम तक, और उससे लड़ने का काम कौन कर रहा था? हिजबुल्लाह। तो एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था यूएन के अध्यक्षता के अंदर, जहां पर डिसाइड किया गया था कि कैसे कैसे कौन कहां तक रहेगा। तो डिसाइड ये किया गया था कि इजराइल से लेबनान की जो एक्चुअल बाउंड्री है इसके बीच में एक बफर जोन बनाया जाएगा। ये था बफर जोन, यानी यहां से इजराइल की फोर्सेस पीछे चली जाएंगी। तो जब आप लेबनान की बाउंड्री को देखो तो यहां पर एक रिवर बहती है, यहां एक रिवर है, इस रिवर का नाम है लितानी रिवर। लितानी रिवर, अभी जो हाल में एक सीज फायर हुआ है उसके अंदर भी सेम प्रोविजन फॉलो किए गए हैं। तो लितानी रिवर कहां पर है? लेबनान में। लितानी रिवर यहां बहती है। जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से हिजबुल्लाह जो है लितानी रिवर के पीछे चला जाएगा। हिजबुल्लाह के लोग लितानी रिवर के पीछे चले गए और इस इलाके से इजराइल के फोर्सेस भी पीछे जाके अपने हिस्से में आ चुके हैं वापस। यह हिस्सा खाली रह चुका है और इस खाली हिस्से की पहरेदारी का काम यूएन की फोर्सेस और
लेबनान की आर्म फोर्सेस करेगी, तो ये बफर जोन है। कंसीडर द ब्लू लाइन, ये डिमार्केशन लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन जो डिमार्केशन लाइन है इजराइल और लेबनान के बीच में, ठीक है। तो ये ब्लू लाइन जब आपसे पूछा जाए, लितानी रिवर जब पूछा जाए तो कहां पर मार्क करना है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया लितानी रिवर कहां पर है और ब्लू लाइन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये इजराइल और लेबनान के बीच का इलाका है, ठीक है। इजराइल, लेबनान, हिजबुल्ला कहां पर एक्टिव है, लेबनान में एक्टिव है। लितानी रिवर कहां बहती है, लेबनान में बहती है। ब्लू लाइन जो एक बाउंड्री ऑफ डिमार्केशन थी किसके किसके बीच में थी, वो इजराइल और लेबनान के सीज फायर का एक तरह का एक बाउंड्री हम कह सकते हैं, सीज फायर की बाउंड्री थी। अभी भी रिसेंट जो बातें हुई उसके हिसाब से लेबनान ने बोला है कि जो हिजबुल्ला है वो लितानी रिवर के पीछे आ जाएगा। लितानी रिवर के बाद से लेकर जो इजराइल तक की बाउंड्री है वहां पर लेबनीज आर्म फोर्सेस गार्ड करेगी या यूएन की फोर्सेस गार्ड करेगी और इजराइल की सेना नीचे आ जाएगी, ठीक। अगला टॉपिक है अलाउ डैम। या भाई ये डैम कहां पर है, अलाउ डैम इज इन नाइजीरिया। यहां पर एक डैम कोलैप्स कर गया जिसकी वजह से नाइजीरिया में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। अब हम दोबारा अफ्रीका में जा रहे हैं। जब हम अफ्रीका की बात करें, हमने देखा नीचे सदर्न अफ्रीका के बारे में कि वहां का रीजन। अब नाइजीरिया कहां है, नाइजीरिया इज इन द कौन सा रीजन है, ये वेस्ट ऑफ अफ्रीका। यहां जस्ट अगर आप जाओ तो कोने में नाइजीरिया है, ठीक है। नाइजीरिया में जो अलाउ डैम रिजर्वेयर है ये टूट गया जिसकी वजह से बहुत बाढ़ आ गई थी। अगेन ब्रिंगिंग यू बैक टू अफ्रीका, वी आर टॉकिंग अबाउट नाइजीरिया। अब मुझे बताइए यहां पर नाइजीरिया कहां होगा, ये नाइजीरिया है या फिर ये नाइजीरिया है। अगेन इट्स वेरी इजी टू फाइंड नाइजीरिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो नाइजीरिया में बहुत सारे ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व मिले थे, भारत भी वहां से इंपोर्ट करता था। हाल में हम रशिया से करने लग गए तो हमारी डिपेंडेंस अब नाइजीरिया पे थोड़ी सी कम हो गई है। पर नाइजीरिया अगेन इज एन अफ्रीका ऑन द विच साइड, वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में कौन बैठा है, सोमालिया, इधर कौन है, नाइजीरिया, ठीक है। कीनिया, नाइजीरिया, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी फुटबॉलिंग कंट्रीज है जैसे कैमरून हो गए, आप लाइबेरिया की बात करो तो वो भी अफ्रीका के ही रीजन में आती है। तो किसकी बात हो रही है, कौन से डैम की, अलाउ डैम कहां पर है, इट्स इन नाइजीरिया, नाइजीरिया इज इन अफ्रीका, ठीक है। तो ये लेबनान की कहानी हमने जानी थी। अब एक और चीज है जो न्यूज में है इजराइल को लेकर ही, वो था एक बाउंड्री, एक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का नाम है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के, फिलाडेल्फी याद नहीं है, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर याद रखना, फिलाडेल्फिया तो अमेरिका में है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर असल में इजराइल को अगर आप देखो तो उसके अंदर एक इलाका वेस्ट बैंक का है, एक इलाका गाजा का है, ठीक है। तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है ये बॉर्डर जो गाजा शेयर करता है इजिप्ट के साथ, उसे कहते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये असल में एक ऐसा इलाका है जहां पर डीमिलिटराइज जोन है। जैसे हमने देखा वहां पर लिटानी रिवर और ब्लू लाइन था जो रीजन डीमिलिटराइज था, इसी तरह यहां भी गाजा स्ट्रिप पर जो डीमिलिटराइज जोन है जहां पर कोई सेना नहीं होती, 15 किलोमीटर का ग्रेज, इसे कहते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये इजराइल चाहता है कि दोबारा इसके ऊपर से कंट्रोल मिल जाए। अब इसको समझने के लिए मैप पे आते हैं। पहले हम इजराइल को देखते हैं, ये है इजराइल, ठीक। ऊपर लेबनान है, यहां लितानी रिवर ब्लू लाइन वाली कहानी आ गई। अब इजराइल के अंदर ही दो हिस्से हैं, पैलेस्टाइन की डिमांड हो रही है तो अभी दो हिस्सों में ये अंदर इसके डिवीजन है। एक वेस्ट बैंक है जिसके ऊपर फाता कंट्रोल करता है, फाता ग्रुप, ठीक है, फाता। यहां पर फाता के पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी है पर यहां का डिफेंस और मिलिट्री कंट्रोल अभी भी इजराइल के पास ही है। दूसरा हिस्सा नीचे आ जाओ इजराइल में तो वो है गाजा। गाजा की बाउंड्री देखो यहां लगती है इजराइल से, लेकिन यहां बाउंड्री लगती है इसकी इजिप्ट से। तो जहां इसकी बाउंड्री इजिप्ट से लगती है वहां पर एक क्रॉसिंग है जिसे कहते हैं राफा क्रॉसिंग। दो क्रॉसिंग यहां पर लिमिटेड है, एक राफा क्रॉसिंग और ऊपर एक है एरेज क्रॉसिंग। राफा और एरेज दो इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है जिससे आप गाजा में एंटर कर सकते हो। लेकिन इजिप्ट ने गाजा में घुसने के लिए बैन लगाया हुआ है। यहां पर पूरा तरह का एक तरह से लॉक्ड है ये, ताकि कोई वहां से हमास जो यहां पर एक्टिव है वो एक मिलिटेंट एक्टिविटी ना कर सके। तो असल में हुआ ये था कि पहले गाजा के ऊपर एक समय में इजराइल का ही कब्जा हुआ करता था। तो ये जो बॉर्डर था इजराइल इजिप्ट का, इसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहते थे, ठीक है। यहां था फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ठीक। राफा क्रॉसिंग के पास ही फिलाडेल्फी कॉरिडोर था जो डिमिलिटराइज जोन था। लेकिन बाद में अभी इजिप्ट का यहां पर कब्जा है। तो जब फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात आए तो कहां पर है, इट्स इन गाजा। यहीं पर फेमस राफा क्रॉसिंग है। तो अगर इजराइल से आपको या कहीं और से अगर आपको कुछ राहत सामग्री गाजा में भेजनी है, जैसे भारत भी भेजता है, तो वो राफा क्रॉसिंग से ही मोस्टली एंटर करता है, ठीक है। और आपको कुछ नाम याद होंगे, खान यूनिस जहां बहुत बमबारी हुई थी, जबालिया रिफ्यूजी कैंप, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप इन द वर्ल्ड, ये बहुत प्रचलित है, ये भी गाजा के अंदर ही है। फिर इस साइड आपको एरेज क्रॉसिंग मिल जाती है, दो क्रॉसिंग है, राफा एरेज, जबेलिया, गाजा, खान यूनिस
और ऊपर एश्कलॉन, ये इंपॉर्टेंट शहर है इजराइल के, जहां पर बमबारी भी हुई थी अब की टाइम में, ठीक है। सो इज इट क्लियर वेयर इज फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहां पर है, एरेज क्रॉसिंग कहां पर है, रफा क्रॉसिंग कहां पर है, और गाजा में हमास कहां पर ऑपरेट करता है, फाता कहां ऑपरेट करता है, कहां पर ये जगह है, ब्लू लाइन कहां पर है, लितानी रिवर कहां पर है, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो करना सिर्फ ये है ना कि जब आप वर्ल्ड मैप पे आते हो तो आपको डिफाइन भी करना है कहां पर कौन सा देश लोकेटेड है, ताकि आप इजीली इसको समझ सको, ठीक। अब आते हैं एक और इलाके के ऊपर फिलाडेल्फी के बाद, विच इज अबाउट थाईलैंड। थाईलैंड में क्या हुआ, पहले ऐसा देश बना है साउथ ईस्ट एशिया का जहां पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है, लीगलाइज कर दिया गया है, तो गे मैरिजेस वहां पे अलाउड है। तो अब ये एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात हो रही है। थाईलैंड कहां पर है, इंडिया से नीचे आओ म्यांमार, म्यांमार से नीचे आओगे थाईलैंड, ठीक है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है जहां सेम सेक्स मैरिज अलाउड है। अब इसी में देखो यहां पैरासल आइलैंड है, कौन से आइलैंड की हमने बात की आज जहां विवाद है, ठीक है, याद रखना वो। यहां देखो, यहां स्पार्टली है, यहां पैरासल है, ये पूरा साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी से आप ऊपर आते हो तो आपको मिलता है ताइवान स्ट्रेट, उससे ऊपर आओगे तो यहाँ ईस्ट चाइना सी है, जहां जापान और चाइना के बीच में विवाद है सेनकाकू या डाउ आइलैंड के ऊपर, ठीक है। सेनकाकू डाउ आइलैंड यहां पर है, पैरासल स्पार्टली यहां पर है, ठीक है। और हमने आज पैरासल आइलैंड के एक आइलैंड ग्रुप की बात की, उसका नाम बताइए क्या है मुझे। तो थाईलैंड वो पहला देश बना है जिसने अलाउ कर दिया है सेम सेक्स मैरिज। तो अगेन ज्योग्राफी हमें याद रहनी चाहिए। नाउ गोइंग अहेड, अब इसी में ना कुछ और भी देख लो यार, हमने पढ़ा ही था सोलोमन आइलैंड कहां होगा, जब आप न्यू गिनी पार करके दूसरी तरफ जाओगे, पेपा न्यू गिनी के आगे, तो वहां पर आपको दिखेगा सोलोमन आइलैंड, ठीक, साउथ पैसिफिक में। चलो ये भी हो गया। यहीं पर इंपॉर्टेंट चीजें कुछ आपको दिख रही है, स्टेट ऑफ मलक्का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगापुर का यहाँ पर चांगे पोर्ट है, यहीं पर इंडिया भी एक पोर्ट बना रहा है विच इज लाइक इन विद इंडोनेशिया वी आर बिल्डिंग सबांग पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर आपको ये जो थाईलैंड दिख रहा है, यहाँ पर ये एक लैंड ब्रिज बनाना चाहते हैं विच इज क्रा ब्रिज। तो क्रा ब्रिज तो लोकेट इस तरह करना ना, एक मैप एटलस खोलना है, वहां पर पॉइंट करके लिख देना यहाँ क्रा ब्रिज की बात है, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ पर हमारा जो तमांग पोर्ट बन रहा है या एके अंडमान प्रोजेक्ट है। तो इन तरह से चीजों को आपको याद करके लिख लेना है, ताकि एक ही जगह मैप पे आपके सारे इंपॉर्टेंट जगह जो न्यूज में है वो याद होती रहे, ठीक। नाउ गोइंग अहेड, नेक्स्ट आइटम इज कमचटका पेनिनसुला। अब कमचटका पेनिनसुला में एक भयंकर अर्थक्वेक आया। कमचटका कहां है, कमचटका में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। अर्थक्वेक कहां हुआ वॉल्केनिक इरप्शन, तो ये शिवलक वॉल्केनो इरप्शन है कमचटका में। कमचटका कहां पर है, ये रशिया में है। अब कमचटका को जरा देखते हैं। कमचटका पहचानना बहुत आसान है, जब आप रशिया को देखते हो तो बहुत बड़ी कंट्री है रशिया, तो रशिया का फार ईस्ट आप देखो तो यहां पर कमचटका पेनिनसुला, इसे कहते हैं कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला से असल में दो ऐसे इलाके स्टार्ट होते हैं जहां जापान और रशिया का विवाद भी है। कमचटका देखो, कमचटका है ये, यहीं पर वोल्केनो का विस्फोट हुआ, यह है सी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो मैप पे देख लो, ये कमचटका है, यहां पर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, और इसी के नीचे दो आइलैंड चेन्स है जहां जापान और चाइना के बीच में विवाद है, जापान और रशिया के बीच में विवाद है, विच इज कुरिल आइलैंड्स एंड शैखलिन आइलैंड्स, ठीक है। यहीं पर कुरिल आइलैंड्स हैं जिनको लेकर विवाद है रशिया और जापान के बीच में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक रशिया और जापान वॉर में है, क्योंकि इन्होंने कभी जो एक शांति समझौता है उस पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि इनके बीच में विवाद है कुरिल आइलैंड और सैखलिन आइलैंड को लेकर। हालांकि कब्जा और एक तरह से सैखलिन के ऊपर भी, कुरिल के आइलैंड के ऊपर भी रशिया का ही है, पर जापान क्लेम करता है ये हमारी नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं, गलती से आपने इसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। तो वहां से याद रखो, कमचटका पेनिनसुला कहां पर है, कुरिल आइलैंड, उसके बाद आते हैं नीचे आप आओ तो जापान पहुंच जाओगे। और यहीं पे फार ईस्ट में एक पोर्ट है जहां चेन्नई से हमने कनेक्टिविटी डेवलप की थी, व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई कनेक्ट हमने यहां से कॉरिडोर स्टार्ट किया था कि हम यहां से भी हम ट्रेड सीधा चेन्नई से कर पाए, इधर लंबा रूट नहीं लेना पड़ता। तो कैमचटका पेनिनसुला याद रहेगा, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड आपको याद रहेगा, ठीक है। कुरिल आइलैंड, सैखलिन आइलैंड यहां से याद रहेगा। देखो वर्ल्ड मैप पे देख लो, इधर कोने में है, यहाँ जस्ट कोने में, यहाँ देखो, यहाँ कमचटका पेनिनसुला है। कमचटका पूछा जाए तो कहां है पता होना चाहिए आपको, ठीक। गोइंग अहेड, तो लोकेशन याद रहेगी, क्या हुआ यहाँ, अर्थक्वेक आया, शिवलक अर्थक्वेक। गोइंग अहेड, नाउ मूविंग ऑन, अगले टॉपिक पे आते हैं। फिर से एक बार देख लो, कमचटका, कुरिल आइलैंड, सैखलिन आइलैंड, तो इन्हीं के बीच में विवाद है। यहाँ पर आपका सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, यहाँ पर सी ऑफ जापान है। जापान कहता है कि ये जो आइलैंड है ये असल में होकाडियू का पार्ट है, लेकिन रशिया कहता नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये हमारा इलाका है, हमने इसके ऊपर कब्जा भी करके रखा है। तो इसलिए कागज पे अभी भी जापान और रशिया के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 की वॉर अभी तक चली रही है, कोई उनमें बीच में अभी तक सीजफायर नहीं हुआ है। तो कमचटका कहां है, याद आ गया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक,
विच इज गुआम आइलैंड। अब गुआम आइलैंड में इंडिया की जो INS शिवालिक है पहुंची थी और एक नेवल एक्सरसाइज को बढ़ोतरी देने के लिए, भी वेस्टर्न पैसिफिक में है। कहां पर है? हमने देखा नीचे इधर हमें दिख रहा था सोलोमन आइलैंड, ठीक है, तो इसके ठीक ऊपर जाओ तो गुआम है। गुआम की खास बात यह है कि गुआम इज पार्ट ऑफ अमेरिकन प्रेजेंस, यहां पर अमेरिका की मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है, ठीक है। अमेरिका की सेकंड आइलैंड चेन ऑफ डिफेंस जो है वो यहीं पर है, तो गुआम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है अमेरिका का, ठीक है, गुआम आइलैंड्स में। तो अगर आप इस मैप को देखो तो यहां आपको गुआम आइलैंड भी दिखेगा साउथ ईस्ट एशिया में, जो हमने भी डिस्कस किया था। एक मिनट, जस्ट लेट मी सी, दोबारा आते हैं एक बार मैप पे गुआम आइलैंड के ऊपर। ये हमारा गुआम आइलैंड कहाँ मिलेगा हमें? वेस्टर्न पैसिफिक में। जो ये देख रहे हो ना, यहाँ चाइना बहुत दबदबा दिखाता है, दादागिरी दिखाता है कि हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ भी कब्जा करेंगे, यहाँ के एयरलाइंस पे भी कब्जा करेंगे। तो उसको रोकने के लिए, चाइना को रोकने के लिए, अमेरिका के पहले यहाँ बहुत सारे बेसेस हैं, ठीक है। तो एक उनका इंपॉर्टेंट बेस यहाँ ओकिनावा में है। ओकिनावा इट्स अ जापानीज आइलैंड, ओकिनावा। लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि वो यहां से अपनी बेस हटा रहा है क्योंकि जापान के लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो अमेरिका की बेसेस ओकिनावा से हटके दोबारा गुआम के आइलैंड में और स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां ओकिनावा है, नीचे आपको मिल जाएगा सोलोमन आइलैंड्स और ऊपर आपको मिलेगा गुआम आइलैंड्स, ठीक है। तो गुआम में भी इनके प्रेजेंस है। वो एक इंपॉर्टेंट रोल है कि यहां से खिसक के वो पीछे गुआम की तरफ आ रहे हैं। तो यहां भी आइलैंड की एक चेन है जहां पे अमेरिकन प्रेजेंस है। और इधर सॉरी, लेट मी एक्सपेंड इट अ बिट। तो ये आप यहां से याद कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको मैप पे मार्क करना है ओकिनावा, मैप पे मार्क करना है गुआम, मैप पे मार्क करना है आपको सोलोमन आइलैंड, जो हमने अभी डिस्कस किया। मूविंग ऑन, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कुरिल आइलैंड, सेक्लिन आइलैंड्स, ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया। नाउ वी मूव टू अ रीसेंट प्लेस जो लगातार न्यूज में, सेंट मार्टिन आइलैंड। ये मार्टिन बांग्लादेश का पार्ट है, सेंट मार्टिन। लेकिन मुद्दा तब उछला जब शेख हसीना, जो पिछली प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के नीचे अपनी वो बेस बनाए, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, नहीं दोगे तो आपको फिर भुगतना पड़ सकता है कुछ। कहा यह जाता है, उन्होंने आरोप लगाया, इसका सत्यापन नहीं हुआ कि सही खबर है या गलत खबर है, पर उसकी बात थी। तो कहां पर सेंट मार्टिन आइलैंड है वो हमें पता होना चाहिए। इट इज नियर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की लोकेशन तो आपको पता है, लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड कहां है? और मुद्दा तब और भड़का है जब सेंट मार्टिन आइलैंड के पास ही, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बीच का हिस्सा है, आसपास या आसपास का रीजन है, यहां पर धीरे धीरे एक मिलिटेंट ग्रुप ने कब्जा बढ़ा लिया है, जो है अराकन आर्मी। तो आज सेंट मार्टिन के आसपास, क्योंकि सेंट मार्टिन उन्होंने कहा हमने नहीं दिया अमेरिका को, तो आज सिचुएशन ये है कि सेंट मार्टिन के आसपास का जो इलाका है वहां पर एक अराकन आर्मी का कंट्रोल म्यांमार का बढ़ गया। अब जरा देखते हैं कहां पर लोकेटेड है। अगर आप देखो, इंडिया से गए बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश यहां म्यांमार, तो यहां बिल्कुल टिप पर एक आइलैंड है, दिस इज सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक है। इसको और डिटेल में देखना है तो और गौर से देखो, ये बांग्लादेश है, म्यांमार है, यहां पर सेंट मार्टिन आइलैंड है। और जो मैं कह रहा हूं अराकन आर्मी, जो एक म्यांमार में एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसने इस पूरे रखाइन का प्रोविंस है, यहां पर ये इलाका जो है ये रखाइन का प्रोविंस है, रखाइन राज्य है। इसी राज्य से निकले थे आपके रोहिंग्यास। तो यहां सेंट मार्टिन के आइलैंड के आसपास, अब देखो ये आइलैंड है, और यहां तक मोंगदो टाउनशिप जो बिल्कुल म्यांमार बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर है, इसके ऊपर भी कब्जा आज अराकन आर्मी का हो चुका है। तो आपसे अगर पूछा जाए मोंगदो कहां पर है, इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार, जिसके ऊपर अराकन आर्मी ने पूरा कंट्रोल कर लिया। रखाइन का जो इलाका है ये पूरा आज अराकन आर्मी के कंट्रोल में है, और यहां सेंट मार्टिन आइलैंड है। तो विवाद यह है कि क्या ये मिलिटेंट ग्रुप्स आके सेंट मार्टिन पे भी कब्जा कर लेंगे, और क्या यहां पर सही में कोई बेस बनेगी अमेरिका की भविष्य में? न्यूज में था, याद रखिए कहां पर है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो सेंट मार्टिन आइलैंड कहां है? जस्ट आपको यहां दिख जाएगा, यहां, ठीक है, लास्ट पॉइंट ऑफ बांग्लादेश, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन जापान, हमने डिस्कस किया ही था। जापान में 3D होलोग्राम की बात की गई है, ताकि कोई और इंडस्ट्री जो दिक्कतें हो रही इसको रोका जा सके, काउंटरफिट मेजर्स के लिए, आईपी प्रोटेक्शन के लिए। तो जापान का लोकेशन ये रहा। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड से ऊपर जाओगे क्या मिलेगा? पेनिनसुला ऑफ कमचटका, जो किसका पार्ट है? कुरिल आइलैंड और कमचटका रशिया का पार्ट है। तो जापान से ऊपर जाते हैं रशिया पहुंच जाते हैं, जापान से इधर जाओगे तो चाइना मिलेगा, इधर आओगे तो कोरिया मिलेगा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के नीचे आओगे तो साउथ ईस्ट एशिया आपको मिलेगा, जहां आपको फिर थाईलैंड, म्यांमार और इंडिया पहुंच जाओगे। तो लोकेशन तो याद इस तरह से आपको हो जाएगी इसकी, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन।
लियांग कराम्पुआंग केव, ये इंडोनेशिया में केव मिली है, सुलावेसी इंडोनेशिया में। बहुत पुरानी केव है और ओल्डेस्ट नोन पेंटिंग कहीं मिली है तो वो सुलावेसी में मिली है, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के जब आप आइलैंड्स को देखते हो तो 5 मेजर आइलैंड है, ठीक है। उनमें सुलावेसी, यहां पर ये केव है, ठीक है, ये देखो सुलावेसी, दिस इज द केव। सुलावेसी में यहां पर आपको केव देखने को मिली है। जो ओल्डेस्ट नोन केव है वो सुलावेसी में मिली है, ठीक है। सुलावेसी, दिस इज योर ओल्डेस्ट केव सुलावेसी में, जिस केव का नाम है कराम्पुआंग केव, सुमात्रा, जावा। और ये खासतौर पे बोर्नियो जो देख रहे हो, ऐसा आइलैंड है जिस आइलैंड में असल में 3 देश है। इस आइलैंड में ये हिस्सा इंडोनेशिया का है, ये हिस्सा मलेशिया का है और इसकी टिप पर है ब्रूनी। तो 3 देश इस आइलैंड के ऊपर है, बोर्नियो के ऊपर। तो बोर्नियो का बड़ा हिस्सा जो अभी भी इंडोनेशिया का पार्ट है। तो सबसे पुराना जो केव है वो कहां है? सुलावेसी में है। सुलावेसी कहां पर है? इट्स इन इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं, लाइबेरिया की बात करते हैं। लाइबेरिया ने बोला है कि वो अपने कैपिटल को अब शिफ्ट करने वाले हैं। उनको दिक्कत ये आ रही है कि उनके कैपिटल पे लगातार बाढ़ आ रही है, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग हो रही है, इसलिए वो अपना कैपिटल बदलने वाले हैं। अगेन ये दिखाता है कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लाइबेरिया कहाँ है? अब ये वैसा देश है जहां जिसको बसाया गया था कि जो अफ्रीका से बहुत से लोगों को स्लेव बना के अमेरिका ले जाया गया था। तो उनमें से कई लोगों को दोबारा अफ्रीका में ले जाके एक कंट्री बनाने की कोशिश की गई थी। जो स्लेव्स लाए गए उनके लिए एक स्पेशल कंट्री बनाई जाएंगी जहां वो सब फ्री होंगे। लेकिन हुआ क्या, जब लाइबेरिया में वो देश बना तो असल में उस देश के लोगों को, जिन स्लेव्स को ले जाया गया था, उन लोगों ने और स्लेव्स पालने स्टार्ट कर दिए, उनको अमेरिका भेजने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी। तो वहां उन्होंने खुद के स्लेव्स पालने स्टार्ट कर दिए। तो दुर्भाग्य था कि ऐसा कुछ हुआ। बट आज लाइबेरिया एक कंट्री कहां पर है? अफ्रीका में। अब लाइबेरिया को पहचानना है तो आपको इसको थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा। वेयर इज लाइबेरिया? लाइबेरिया इज इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो वेस्टर्न अफ्रीका में एक देश तो पता है जो है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के पास ही आपको दिखेगा लाइबेरिया, ठीक है। यह है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया में पता ही है। नाइजीरिया के बाद बेनिन, टोगो, घाना और ये रहा लाइबेरिया। इसको एक और मैप में देखते हैं ताकि क्लैरिटी हमें थोड़ी मिल पाए। ये थाईलैंड तो हमने देख ही लिया। Kuril Islands we have seen that. Let's go to Africa. This is it. Right. यहाँ देखो, यहाँ अगर आप आते हो तो ये लाइबेरिया है, ठीक है। मोनरोविया इसकी कैपिटल है। हाउ टू आइडेंटिफाई लाइबेरिया? सबसे आसान किसको पकड़ना है? नाइजीरिया को। ये रहा नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया के बाद टोगो है, टोगो के बाद कोटे डिवोर है। लाइबेरिया ये रहा, यहाँ छोटा सा एक सीरा लियोन के पास कंट्री है लाइबेरिया। ये रहा लाइबेरिया, ठीक है। घाना, कोटे डिवोर और लाइबेरिया। लाइबेरिया तो मैप पे लाइबेरिया को मार्क कर लो, इजी है। नीचे हम समझ चुके, इस जोन को समझेंगे तो यहाँ में 2 देश दिख रहे हैं, एक नाइजीरिया, ऊपर लाइबेरिया। इसके बीच में कौन कौन सी कंट्री है? टोगो है, कोटे डिवोर है, घाना है। और ऊपर अगर आप जाओ तो गिनी बिसाओ, गाम्बिया, मॉरिशियाना, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को। तो ये रीजन आप ऐसे याद कर सकते हो। वी आर डिस्कसिंग लाइबेरिया। लाइबेरिया में कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। नाइजीरिया में क्या हुआ? डैम टूट गया, ठीक है। नीचे हमने बात की साउथ अफ्रीका के पास एक देश है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जहां पर कौन सा लेक है? लेक करीबी। इसके करीब लेक करीबा, ठीक है। तो ये बात हो गई लाइबेरिया की। डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। फिर एक सुंदनो काइगार वॉल्केनो हुआ है आइसलैंड में, विस्फोट। आइसलैंड कहां पर है? अब देखो, अमेरिका के ऊपर आप देखोगे तो कनाडा है, ठीक। अमेरिका के ऊपर आप देखो, यूएस के ऊपर, यहां जो रीजन है ये कनाडा का है, जिसको वहां के डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम अपनी एक स्टेट बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये भी हमारे राज्य की तरह, सब कुछ तो हमसे ही लेता है, हमारा ही राज्य बन जाए। तो कनाडा से आप ऊपर जाओ तो यहाँ ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क। और ग्रीनलैंड के बाद एक छोटा सा आइलैंड है विच इज आइसलैंड, ठीक है। तो इसी आइसलैंड में एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है। अगर हम इस आइसलैंड के वॉल्केनो की बात करें, कहां पर है? सुंदोकोगिगार वॉल्केनो। मुश्किल है याद करना, पर इसको आप सिंध से याद कर सकते हो। सुंदोकोगिगार वॉल्केनो कहां पर है? ये तो आइसलैंड में है। तो सुंदोकोगिगार गिगार का एक रीजन है, यहाँ पर मिड अटलांटिक रीज है, तो यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। वेयर इज आइसलैंड? ठीक है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कहाँ? सुंदोकोगिगार में। सुंदोकोगिगार कहां पर है? सुंदोकोगिगार रेकजेविक के पास है। रेकजेविक आइसलैंड की राजधानी है। बहुत खूबसूरत जगह है, काफी लोग वहां जाते हैं। कई लोगों की, जैसे कहते हैं ना, बकेट लिस्ट में होती है कंट्री। तो इट इज रेकजेविक के पास योर, इनकी राजधानी के पास ही कंट्री है विच इज योर आइसलैंड। आइसलैंड में हमारा ये हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। क्या नाम है इसका? सुंदोकोगिगार। तो सिंध से याद कर सकते हो, रेकजेविक के पास ही ये जगह है। रेकजेविक याद करना थोड़ा आसान है, ठीक है। नाउ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। नॉर्थ स्ट्रीम लगातार न्यूज में। नॉर्थ स्ट्रीम की कहानी है कि नॉर्थ स्ट्रीम वो पाइपलाइंस थी जो रशिया से जो ऑयल और गैस है वो
यूरोप पहुंचाती थी। आमतौर पे जो रूट है रशिया से गैस पहुंचाने का यूरोप का, वो था कि आप पाइपलाइन लगाते थे यूक्रेन से होते हुए, जिससे यूक्रेन को उनको टैक्स देना पड़ता था। तो फिर उन्होंने समुद्र के नीचे कुछ पाइपलाइन बिछाई, जिसे नॉर्ड स्ट्रीम कहा गया। एक नॉर्ड स्ट्रीम ऑलरेडी थी, फिर एक दूसरी नॉर्ड स्ट्रीम भी बनाई गई, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। लेकिन अब जब यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर हो गई है, तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का काम रुक चुका है, और नॉर्ड स्ट्रीम 1 को भी तोड़ दिया था अमेरिका के कुछ लोगों ने जाकर। तो अब उनकी फोर्सेस नहीं, पर दोबारा अब जाकर शायद उसको रिपेयर किया गया है, लेकिन अभी तक वहां पर अब गैसेस का आना जाना बंद हो जाएगा। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहां से बहती है? तो वो बाल्टिक सी से बहती है। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, बाल्टिक सी कहां पर है, यूरोप में वो रीजन कौन सा है जहां बाल्टिक कंट्रीज से कहते हैं। तो 3 नाम याद रखो, इस्टोनिया, लाटविया और लुथियानिया। ठीक है। इसके बाद एक रशिया का छोटा सा इलाका है जो उनके कंट्रोल में है, यहीं से बहती हैं 2 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस, विच इज योर नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, नॉर्ड स्ट्रीम 1 ऑपरेशनल पहले से था, तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनाए गए थे। इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं एक मैप में। नाउ ये देख रहे हो रशिया, ठीक है, ये है बाल्टिक सी। मैंने बोला 3 देश के नाम याद रखना, इस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथियानिया, और यहां पर छोटा सा हिस्सा जो है ये भी रशिया का है। तो अब आप सोचोगे कि भाई यहां पर भी रशिया कहां से आ गया, बीच में तो रशिया कहीं है नहीं। तो रशिया चाहता था कि उसको बाल्टिक सी में एक जगह मिले अपनी, तो उसने इस हिस्से पे कब्जा करके इसको अपने देश का पार्ट बनाए रखा है, पोलैंड के ठीक ऊपर। रशिया यहां पहुंचता कैसे है? बेलारूस रशिया का प्यारा दोस्त, वो इसको हमेशा एक्सेस दे देता है, तो यहां रशिया ऑपरेट करता है। तो ये रशिया का ही पार्ट है, ये बेलारूस है, यूक्रेन है। अभी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, नहीं तो आमतौर पर यहां से पाइप ऐसे गुजरते थे, जर्मनी वगैरह जाना है। तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एक सीधा पाइपलाइन हमें बिछाना चाहिए, जो हमें सीधा रशिया के जो नार्वा बे है वहां से हमें पाइपलाइन लेके हम सीधा यहां आ जाए। तो वो पाइपलाइन था नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2। ठीक है, कहां से गुजरता है ये? तो बाल्टिक सी से गुजरता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 की लोकेशन अगर आपको देखनी है, ऐसे देखनी है, ये है बाल्टिक सी। ठीक है, यूरोप को देखो, यूरोप कुछ ऐसा है, रशिया, बेलारूस, अगेन छोटा सा रशिया, लुथियानिया, ये 2 देश कौन से हैं? एस्टोनिया और लाटविया। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हो इन 3 देश, ये आपकी बाल्टिक कंट्रीज हैं, इट इज रशिया, इट इज पोलैंड, इट इज बेलारूस, देन यूक्रेन, ये आपका बाल्टिक सी है। तो यहां से आप सीधा पाइपलाइन लेके जर्मनी और फ्रांस में अपना गैस और ऑयल भेज सकते हो, दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2। इसके अलावा रशिया ने बहुत सारे यहां पाइपलाइंस स्टैब्लिश किए थे अपने ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे कि पावर ऑफ साइबेरिया जो रशिया से चाइना जाता है। ठीक है, फिर टर्क स्ट्रीम है जो टर्की को कनेक्ट करता है। इस तरह की ढेर सारी पाइपलाइंस यहां पर बनाई गई, विच इज अबाउट नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2। दोबारा देख लो, इस्टोनिया, लाटविया, लुथियानिया, और फिर आपका रशिया, फिर पोलैंड, और ये रहा सामने आपका जो बाल्टिक सी है, यहां से आपका नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गुजरता है, जो जोड़ता है किसको है? जर्मनी को जोड़ता है। रशिया से सीधा गैस पाइपलाइन यहां से आ सकती थी, लेकिन आजकल विवाद की वजह से ये भी साइडलाइन हो चुकी है। क्लियर है? ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ग्रेटर टुन्ब, लेसर टुन्ब और अबू मूसा, ये असल में ऐसे इलाके हैं जो यूएई और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाले हैं। इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो तो ईरान ने करके रखा हुआ है, लेकिन यूएई कहता है कि नहीं, ये हमारा हिस्सा है। कहां पर है जरा ये भी देखें, तुन्ब। ठीक है, तो ये है तुन्ब, लेसर तुन्ब, ग्रेटर तुन्ब और अबू मूसा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जिसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ किसने? ईरान ने, लेकिन यूएई कहता है ये हमारा है। इसके ऊपर टेंशन हालांकि बढ़ गई है। तो जब आपको पर्शियन गल्फ के ठीक ऊपर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रीजन है, वहां तुन्ब और अबू मूसा का नाम जब आए तो याद रखिए ये यूएई और ईरान के बीच के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं। राइट, मूविंग नेक्स्ट, एक और इलाका है जो कुवैत और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड है, दैट इज दूरा, दूरा या फिर अराश। ठीक है, इसको ईरान कहता है अराश, कुवैत कहता है दूरा। तो दूरा जो गैस फील्ड है और इसको ईरान कहता है अराश। तो सऊदी अरब और कुवैत का कहना है कि नहीं, ये ईरान का नहीं है, ईरान कहता है हमारा है। तो यहां पर कुवैत और ईरान का विवाद है, कहां पर? दूरा और अर्श गैस फील्ड के बीच में। दूसरा हमने देखा, दूसरा कौन सा था? अबू मूसा और तुन्ब, जो यूएई और ईरान के बीच में है। तो कहां पर है ये सारे? पर्शियन गल्फ के रीजन में। पर्शियन गल्फ कहां है? काफी आसान सा है, वर्ल्ड मैप में इंडिया पहचानते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां जो आप एंटर करते हो, इस पर्शियन गल्फ में एंटर जो करते हो, तो यहां जो घुसते हो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ही आपका तुन्ब का रीजन आएगा, अबू मूसा का कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, और जब यहां अंदर की तरफ आओगे तब यहां विवाद आएगा दूरा और अराश का, दूरा अराश बिटवीन कुवैत एंड ईरान। ठीक है, और बाकी जो हमारे हैं वो यूएई और ईरान के बीच के थे। ठीक, अब एक और जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लें। एक और इलाका जो न्यूज में है वो है माउंट कनलोपा, कलवान। ये फिलीपींस में, यहां पर हाल में देखा गया है कि काफी ज्यादा
वॉल्केनिक इरप्शन बढ़ गया है। तो माउंट कलनाउन कहां पर है? इट्स इन फिलीपींस। देन देयर इज लेक नत्रों। लेक नत्रों इज नियर तंजानिया। लेक नत्रों तंजानिया में, जहां पर लगातार शिफ्ट हो रहा है। तो दुनिया की सबसे अल्कलाइन ये एक लेक है, लेकिन यहां पर काफी ज्यादा पानी कम होता जा रहा है, यहां भी विवाद देखा गया। तो ये देखते हैं कहां पर है। लेक नत्रों, देखो ये तंजानिया है। लेक विक्टोरिया मैंने बोला 3 देशों के बीच में, युगांडा, तंजानिया और कीनिया के बीच में। कीनिया का बॉर्डर जब हम क्रॉस करते हैं तो यहां पर एक आपको छोटी सी लेक दिखेगी, ठीक है, यही वो लेक है। आपको मैप पे बॉर्डर पे जस्ट मार्क करना है कि तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पे लोकेटेड लेक है ये। बाकी लेक विक्टोरिया तो बहुत आसान है समझनी। यहाँ पे इस तरह के मैप से आप जो मेजर रिवर्स थे, ठीक है, इतुवी या जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक्स है उनको वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, इतुरी वगैरह को। तो ये लेक लेत्रोन की बात होगी, जस्ट बॉर्डर पे लोकेटेड है लेक नत्रोन, तंजानिया और कीनिया के बीच में। फिर आता है कैंपी फ्लिगेरी। ये असल में इटली का एक इलाका है जहां पर हाल में काफी ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होने की संभावना हो रखी है, क्योंकि यहाँ बहुत अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। इट्स इन इटली। इटली को यूरोप से अगर आपको याद करना है काफी आसान है। इटली को के लिए हम यूरोप पे चलते हैं एक बार। इटली इटली इटली, दिस इज इटली। यहीं पर आपका वो इलाका है जहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो आपको मुझे बताना है कि इस मैप में कहां पर है वो जगह, ठीक, विच इज योर कैंपी फ्लिगेरी। इसके बाद बात आती है काजा रीजन। काजा रीजन असल में एक ऐसा इलाका है जो अंगोला, बोट्सवाना, जाम्बिया और इन सब के बीच में। ये इलाके में लगातार क्या दिक्कतें आ रही हैं, यहां पर जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है जाम्बेजी रिवर, अगेन जाम्बिया वाली, और कावानागो। 2 इंपॉर्टेंट रिवर का बेसिन है जो कि अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया। अब ध्यान रखो, हमने बोला था साउथ अफ्रीका के ऊपर आपको नामीबिया भी मिलेगा, जिम्बाब्वे भी मिलेगा, जिम्बाब्वे के ऊपर जाम्बिया मिलेगा, और इस साइड से साउथ अफ्रीका के ऊपर बोत्सवाना है और अंगोला है। तो इस रीजन में ही जो कंजर्वेशन एफर्ट्स इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर दिक्कत दिखाया जा रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है, लेकिन यहां पर कंसिस्टेंटली जो वाइल्ड लाइफ इरोजन था बहुत ज्यादा हो रहा था, नुकसान वाइल्ड लाइफ को, इसको कंट्रोल करने की बात की गई है। तो ये रीजन है काजा टीएफसी है। काजा को आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड का मत समझ लेना, काजा इज इन अफ्रीका, जो हम जाम्बेजी रिवर या जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे उस रीजन की बात करें। तो जरा इसको मैप पे एक बार देख लो। अफ्रीका में जो निचला हिस्सा है योर अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका से ऊपर वाले कंट्रीज का रीजन, ठीक है, दैट इज योर काजा रीजन। कवांगो, जाम्बेजी, ट्रांसफोरियर कंजर्वेशन एरिया, यहां पर कंजर्वेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगेन रिमेंबर, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने मैप देखा है अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के ऊपर हमने देखा जिम्बाब्वे, जाम्बिया, इधर आ जाए तो बोट्सवाना, अंगोला, वो रीजन है सारा का सारा। यहां पर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, विक्टोरिया फॉल, तोसिदिलो हिल्स, एंड एक आपको डेल्टा यहां देखने को मिलता है। सो दैट रीजन। देन वी कम टू सेनकाकू और डायो आइलैंड, जो ईस्ट चाइना सी में है, जो विवाद है चाइना जापान के बीच में। ताइवान से ठीक ऊपर ये इलाका है जहां पर विवाद है, जो अभी जापान के कंट्रोल में ही रीजन। सेनकाकू जिसको जापान कहता है, चाइना कहता है नहीं, ये दाऊ आइलैंड है और इसके बीच में विवाद है ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। नाउ कमिंग अहेड, देन वी हैव लैम्बार्ड ग्लेशियर। लैम्बार्ड ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसके पिघलने की बात शुरू हो गई है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है ये। कहां पर है जरा ये देखते हैं, ये अंटार्कटिका में। जब हम अंटार्कटिका को देखो तो कुछ ऐसा दिखता है। इधर है वेडल सी, वेडल सी के ठीक उल्टा जाओ तो रॉस सी है, यहां पर रॉस आइस शेल्फ भी है। इस तरफ आ जाओ तो अमेंडसन सी है जहां पर पाइल आइलैंड बे है, और इसी एरिया के आसपास आपको दिखेगा ये ग्लेशियर जो पिघला है, विच इज योर व्हाटिस ग्लेशियर। व्हाटिस ग्लेशियर वेस्टर्न अंटार्कटिका, अमेंडसन सी के सामने। अब आपके सामने मेरा सवाल है, ये कौन सा है? रोस आइस शेल है, कौन सी आइस शेल्फ है? रॉस आइस शेल्फ है, कौन सी आइस शेल्फ है? इसके ठीक सामने कौन सा आइस शेल्फ है? यहाँ 2 इंपॉर्टेंट आइस शेल्फ है जो हमें याद होनी चाहिए, रॉस आइस शेल्फ और रॉन आइस शेल्फ। रॉस, रॉन, यहाँ पर रॉस सी भी है, इसके ऊपर वेडल सी है, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं पाइन आइलैंड इस साइड है, और जिसकी हमने बात की लैम्बार्ड ग्लेशियर, थॉर्सिड ग्लेशियर, वो आपके कहां पर है? वेस्ट ऑफ अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहा थॉर्टिस ग्लेशियर। थॉर्टिस ग्लेशियर हमने अभी देखा, जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है। ये रहा थॉर्टिस ग्लेशियर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहते हैं।
ठीक है, सबसे वल्नरेबल ग्लेशियर्स में से एक है दुनिया का, जिसको पिघलने से बहुत दिक्कत हो सकती है। फिर यू हैव हबार्ड ग्लेशियर। अब हबार्ड ग्लेशियर कहाँ है? हबार्ड ग्लेशियर अमेरिका पहुंचा, अमेरिका के ऊपर अलास्का है, वहां पर हबार्ड ग्लेशियर है। दिस इज हबार्ड ग्लेशियर, ठीक है, दिस इज हबार्ड ग्लेशियर ऑन अलास्का, रिमेंबर दिस, ठीक। एंड देन यू हैव एक और ग्लेशियर जो न्यूज में था, जिस इन नॉट अमेरिका बट इन तजिकिस्तान, दिस इज फेडचेंको ग्लेशियर। फेडचेंको ग्लेशियर तजिकिस्तान में, तजिकिस्तान कहाँ? इंडिया से ठीक ऊपर, एट द टॉप ऑफ इंडिया तजिकिस्तान। यहीं पर इंडिया के 2 एयरबेस भी हैं, आईनी और फारखोर। इंडिया के जो इंडिया के बाहर 2 एयरबेस हैं वो दोनों तजिकिस्तान में, आईनी और फारखोर। और वहीं पर यू हैव दिस ग्लेशियर विच इज अंडर कंसिस्टेंट थ्रेट, जिसकी बात हम कर रहे हैं, फेडचिनको ग्लेशियर। फेडचिनको इज इन तजिकिस्तान। रिमेंबर तजिकिस्तान कहाँ है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये भी लगातार पिघलता जा रहा है। तो ग्लेशियर का पिघलना हमें सीधा सीधा दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज का कैसा प्रभाव हम सब के ऊपर पड़ता ही कंसिस्टेंटली जा रहा है। देन वी गो टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट बालतोरो ग्लेशियर। बालतोरो ग्लेशियर कहां पर है? गिलगित बाल्टिस्तान में। इट्स पार्ट ऑफ पीओके, नॉट पाकिस्तान, इट्स इंडिया, ठीक है। तत्काल पीओके है लेकिन पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहां पर है? एक मेजर ग्लेशियर है, इसमें कई रिवर्स को पानी मिलता है। ये भी लगातार पिघलता सा दिख रहा है, यहां पे नुकसान देखा गया। बालतोरो ग्लेशियर, इट्स इन गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके का हिस्सा है। यहां पर ये हिस्सा है जहां पर ये ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। बालतोरो, ये रहा बालतोरो रीजन, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज अन पीओके, ठीक। मूविंग ऑन, सॉरी। अब आता है गोलन हाइट्स की बात। गोलन हाइट्स अगेन इजराइल। इजराइल हमने डिस्कस किया। इजराइल में हमने कुछ कुछ चीजें भी और डिस्कस की थी। लेबनान डिस्कस किया था, यहां पर जो क्रॉसिंग है उसको डिस्कस किया था, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि यहां पर गोलन हाइट्स कहां पर है। देखो, तो सबसे पहले ना, इजराइल ने युद्ध किया तो बहुत से हिस्सों को कब्जा किया। ये ऊपर एक इलाका है गोलन हाइट्स, ये असल में सीरिया का था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कब्जा किसका है? इजराइल का है। यहां पर क्या है कि यहां पर एग्रीकल्चर के जैसे जमीन है, पानी का सोर्स है, तो इसके ऊपर कब्जा करके सीरिया की जमीन के ऊपर इजराइल ने रखा हुआ है कब्जा करके अभी तक अपने पास। नीचे आ जाओगे, ये है गाजा। गाजा पे हमने बात की राफा क्रॉसिंग की, ऊपर हमने बात करी एरेस क्रॉसिंग की, गाजा सिटी। यहीं पर आपको मैंने बात की थी कि एक कौन सा जोन है, फिलाडेल्फी, कौन सा इलाका है, क्या है वो, किसके किसके बीच में है? वो इजिप्ट और गाजा के बीच में है, जहां पर आपकी राफा क्रॉसिंग भी है। ठीक इसी तरह ऊपर हमने लेबनान की बात की, जहां हमने रिवर की बात की, क्या नाम था रिवर का? ब्लू लाइन की बात की। वहां पर कौन सा जोन है, कौन सी मिलिटेंट ग्रुप है, कौन कब्जा करके रखा हुआ है? हमने बात की यहां पर कौन एक्टिव है, गाजा सिटी के ऊपर किसका कब्जा है? गाजा के ऊपर हमास। यहां कौन एक्टिव है? फाता। ऊपर कौन है? हिजबुल्ला, ठीक है। लतानी रिवर। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। एक बार चीजों को जब याद करोगे आप, तभी जाकर वो याद हो पाएंगी ना। एक चीज और देखते हैं, ग्लोबल डेजर्ट, दुनिया के जितने मेजर वो देखते हैं। चाइना पहला न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाला है थोरियम से, जो कि एक डेजर्ट में होगा, जो इनका गोबी डेजर्ट है वहां पर। अब जब आप गोबी डेजर्ट की बात करते हो या थोरियम की बात करते हो, थोरियम इंडिया में भी बहुत सारा है, तो गोबी डेजर्ट के ऊपर जब चाइना वहां काम कर रहा है गोबी डेजर्ट के ऊपर, तो उस टेक्नोलॉजी का भी भारत भी यूज करता है। मेजर डेजर्ट जो है वो आप यहां देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट मेजर डेजर्ट है उनमें गोबी डेजर्ट चाइना का पार्ट है, इंडिया में तो थार है, वो आप वहां से याद कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए चाइना में इस रीजन में आपको दिखाना है गोबी डेजर्ट कहां पर है, ठीक है, गोबी डेजर्ट, थार कहां पर है, गोबी डेजर्ट कहां पर है, यू हैव टू इंश्योर दैट ऑन मैप्स यू कैन आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस। यहां पर थोरियम सॉल्ट का इंडिया में बहुत सारा है। फिर एक आया लेक तुर्काना, अगेन कीनिया, हमने देखा ही था, ऊपर में था लेक तुर्काना। मैक्सिको, मैक्सिको पहला देश बना है जिसने बोला है कि जजेस को इलेक्ट कर पाएगा हर लेवल पे। इन्होंने जुडिशरी में रिफॉर्म्स किए हैं। मैक्सिको में कहानी क्या है ना, इतना ड्रग्स डीलर का कब्जा है, यहां जो ड्रग कार्टेल हैं वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, पुलिस को, जुडिशरी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वहां जो नए प्रेसिडेंट आए उन्होंने कोशिश की कि रिफॉर्म हो, रिफॉर्म में कोशिश की कि जुडिशरी को रिफॉर्म करने का। तो अब वहां लोग अपने जजेस को भी चुनाव करके चुन पाएंगे, ताकि और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बिल्ड हो पाए। मैक्सिको कहां है? अमेरिका के ठीक नीचे। दिस इज मैक्सिको, राइट, ठीक है। लेक तुर्काना कहां है भाई? अभी हमने डिस्कस किया, मैप पे मार्क किया, लेक तुर्काना कहां पर है। देन फाइनली यू आर ऑन लीबिया, नामीबिया। नामीबिया में अभी तक का सबसे खतरनाक वो अपना ड्रॉट या सूखा फेस कर रहे हैं ड्यू टू एल नीनो, जिससे इनका एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई बहुत हद तक प्रभावित हो चुका है। हमने यहां पर एक कोशिश की कि एनपीसीआई ने यहां पर बैंक ऑफ नामीबिया के साथ यूपीआई जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, इसलिए भी नामीबिया न्यूज में है।
यहां पर भी यूपीआई जैसा कुछ स्टार्ट करने की कोशिश की गई और ये अभी अब तक का सबसे बड़ा सूखा झेल रहे हैं। अगेन नामीबिया कहाँ है? जिम्बाब्वे के पास में है, साउथ अफ्रीका के ऊपर है, ठीक। तो वो लोकेशन जो हमने डिस्कस की इन सदर्न अफ्रीका, इट्स वन ऑफ दोज रीजन्स, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। अगेन नामीबिया की लोकेशन याद रहेगी आपको। देन वी रीच वियतनाम। वियतनाम में टाइफून यागी आ गया जिसने 143 लोगों की जाने गई। वियतनाम कहां पर है? ऑन द साउथ ईस्ट एशिया का आखिरी रीजन। अगर आप इंडिया से जाओ म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, थाईलैंड के बाद क्या मिलता है आपको? लाओस, कंबोडिया, या कंबोडिया लाओस, क्या मिलेगा? पहले लाओस मिलेगा, नीचे कंबोडिया मिलेगा, देन यू रीच वियतनाम। सो वियतनाम इज दैट रीजन, ठीक है। यहाँ पे हनान है, यहाँ गल्फ ऑफ टोंकिन है। गल्फ ऑफ टोंकिन में विवाद है वियतनाम और चाइना के बीच में, दिस इज गल्फ ऑफ टोंकिन। तो इसी वियतनाम में अभी आया है कौन सा टाइफून? टाइफून यागी। अभी तो नहीं, काफी टाइम हो गया, जिसकी वजह से काफी लोगों की जाने गई थी। यहां भी साउथ चाइना सी का विवाद वियतनाम और चाइना के बीच में भी है। अगर हम इस रीजन को देखें, वियतनाम को, गल्फ ऑफ टोंकिन, 9 डैश लाइन, साउथ चाइना सी, स्पार्टली आइलैंड, पैरासल आइलैंड। मैंने एक आइलैंड का नाम बताया, क्या नाम था उसको जो हमने डिस्कस किया? ट्राई टू रिमेंबर इट। नहीं है तो एक बार चेक करो भाई, पॉज करो वीडियो, पीछे जाओ। एंड फाइनली वी गो टू लास्ट वन विच इज ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ट्रिनिदाद टोबैगो कहां पर है? कैरिबियंस में है। कैरिबियंस कहां पर है? अमेरिका पहुंच जाओ। अमेरिका में यहां पर आपको क्यूबा दिखता है, क्यूबा के पास में जमैका है, जमैका में यहीं आपको इस आसपास हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और यहीं पर आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे ट्रिनिदाद टोबैगो, जहां पर बहुत फेमस आपके लोग हैं। कौन सारे? जहां से वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आपकी आती है, क्रिस गेल का नाम ने सुना होगा। तो कहां लोकेटेड है ट्रिनिदाद टोबैगो? वहां की बात कर लो। ट्रिनिदाद टोबैगो में जो पॉपुलेशन है वो बहुत सारी इंडियन ऑरिजिन पॉपुलेशन है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहां गए थे। जब जब इंडियन लोग वहां जाते हैं, वहां बहुत जनसंख्या इंडियन लोगों की, तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट यूपीआई की तरह ही यहाँ पर भी कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनपीसीआई के साथ मिलकर। तो एनपीसीआई जो इंडिया की एजेंसी है, इंडिया की गवर्नमेंट का ही सब पार्ट है, दैट इज एनकरेजिंग कि वहां पर भी हम यूपीआई जैसा कुछ डेवलप कर पाए, राइट, विच इज लाइक यूपीआई। कहां पर? ट्रिनिदाद टोबैगो कहां पर है? इन कैरेबियंस। कैरेबियन में कहा? बिल्कुल वेनेजुला के ऊपर का हिस्सा, ठीक। एक बार ना इसको जरा फिर से एक बार देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया उसके मैप्स में कितनी चीजें याद है। अगर इस मैप में आप देखो, गोबी डेजर्ट कहां पर है? कुरिल आइलैंड कहां पर है? साउथ चाइना सी कहां पर है? ईस्ट चाइना सी कहां पर है? पारसली, स्पार्टली आइलैंड, पैरासल आइलैंड। नामीबिया कहां है? बोत्सवाना कहां है? साउथ अफ्रीका कहां है? जो हमने लेक्स डिस्कस की वो लेक्स कहां पर है? नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 कहां पर है? रशिया, कैस्पियन सी कहां पर है? ब्लैक सी कहां पर है? आपका जो बाल्टिक कंट्रीज हैं वो कौन सी है? वहां पे कौन सी वाटर एक पाइपलाइन बिछी है? ये सारी चीजें ना आपको मैप पे लोकेट करनी है, ताकि आप उसको ठीक से एक ही बार में रिवाइज करो। उसको मार्क कर लो भाई, लाइन खींच के चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ताकि उसको आप रिवाइज जब करने हो तो एक बार में ही रिवाइज कर पाओ। ये था आज का डिस्कशन, जहां हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बारे में जाना, इजराइल से लेकर हर चीज को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करें। विल ट्राई टू ब्रिंग अ सीरीज ऑन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां हम एक रीजन को हम रिवाइज भी करेंगे एक एक करके। So that's all for today and have a nice day. प्लीज राइट इन कमेंट जो भी आपको चाहिए, कोई और अगर आप चाहते हैं जहाँ रीजन्स को हम डिस्कस करें या चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करें। एंड प्लस आरपीपी और पावर प्रेप का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।